Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 20 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है, ठीक है। वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस आप लोग को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो ये सारे ही क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। मतलब कि अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो यहाँ पर आपका रिविजन होने वाला है, प्लस रिविजन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है, जो कि और भी बढ़िया बात है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलता है, जो जरंज दिलाराम हाईवे है इसको बनाया गया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ये जो हाईवे है ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी श्रीलंका या फिर डी नेपाल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बात करता है कांवर यात्रा के बारे में। ये भी कल हमने डिस्कस किया था। कांवर यात्रा के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट में पढ़ूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट देख सकते हो दोनों। देन उसके बाद इन दोनों ही स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 नर 2। सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बात करता है, हाल ही में न्यूज में फिट फॉर 55 पैकेज देखने को मिला। ये एक इनिशिएटिव कौन सी कंट्री का है? ये भी हमने कल डिस्कस किया था। अब ये जो इनिशिएटिव कौन सी कंट्री का है आपको बताना है। ए यूनाइटेड नेशन, बी वर्ल्ड बैंक, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर डी यूरोपियन कमीशन। देन उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बात करता है हबल टेलीस्कोप के बारे में। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था, बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे, इसका क्या ऑल्टरनेटिव है नासा के पास, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो आपको बताना यह है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं दो, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि ए पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन दोनों ही सही है या फिर डी ऑप्शन दोनों में से कोई भी सही है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे जो लंबे लंबे क्वेश्चन है उनको रीड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये आपको भी मालूम होगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। आपको बताना है अमेजन रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, इन दोनों को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट सही है, बी दूसरा स्टेटमेंट, सी दोनों ही सही है या फिर डी दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करना, आपका रिविजन हो जाएगा। देन उसके बाद इसी तरीके से आज का वीडियो अच्छे से सुनना, और ताकि आप लोग कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। नाउ यहाँ पे पहला आर्टिकल बात करता है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जिनका नाम है कदम्बिनी गांगुली जी। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि 18 जुलाई 2021 में गूगल ने सेलिब्रेट किया है इनका 160वां बर्थडे। अब यहाँ पर इसी को सेलिब्रेट करते हुए गूगल ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट क्या दिया है। आप कह सकते हो कि गूगल पर जो डूडल सेट होता है डेली बेसिस पर, इस तरीके का यहाँ पे आपको, जब आपने कल का गूगल ओपन किया होगा तो वहाँ पे इस तरीके से आपको इनका पिक्चर देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर में थी, ये जो महिला थी, इनका नाम है कदम्बिनी गांगुली। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसी अवसर पर इनका एक डूडल सेट किया गया था गूगल के द्वारा। नाउ अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कदम्बिनी गांगुली जी। इनका जन्म हुआ था 1861 में और डेथ हो गई थी 1923 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखने लायक बात नहीं है, लेकिन ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली इंडियन फीमेल डॉक्टर थी जिन्होंने अपनी डिग्री प्रैक्टिस करी थी वेस्टर्न मेडिसिन के अंदर में, ठीक है। वेस्टर्न मेडिसिन के अंदर इन्होंने पढ़ाई करी। इनके साथ एक और वीमेन थी, जैसे कि आनंदीबाई जोशी, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो ये गांगुली जी थी, ये पहली वीमेन बनी जिन्होंने एडमिशन लिया कहाँ पर, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में। 1884 की बात है ये। देन उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली स्कॉटलैंड के अंदर। देन उसके बाद इन्होंने एक आप कह सकते हो एस्टेब्लिश किया सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस इंडिया के अंदर। तो आप कह सकते हो मेडिकल के क्षेत्र में वीमेन है, ये पहली वीमेन बनी जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया। देन उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी बंगा महिला विद्यालय के अंदर।
और उसके बाद यहाँ पे ये पहली वेमेन बनी जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको पास किया। तो पहली महिला जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का एंट्रेंस एग्जाम पास किया है वो इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कोर्सेज भी बहुत सारे किए। देन उसके बाद ये और एक और महिला थी इनके साथ, वो हैं चंद्रमुखी बासु। ये दोनों पहली ग्रेजुएट बनी बेथुन कॉलेज से, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ यहाँ पर ये फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट बन गई थी पूरे देश के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे पहली महिला जिन्होंने यहाँ पर फीमेल जो कि ग्रेजुएट थी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 2। यहाँ पर चर्चा हो रही है विदिशा के बारे में। तो विदिशा आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, अब ये चर्चा में है और इससे रिगार्डिंग काफ़ी सारा इतिहास भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया है एक्स ग्रेशिया मतलब कंपनसेशन अनाउंस किया गया है 2 लाख रुपए का, जिन लोगों का एक तरीके से डेथ हुई है मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ है, अभी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, लगभग 11 लोगों की जान गई है, क्योंकि वो लोग एक लड़की को बचा रहे थे जो कि 50 फीट गहरे कुएं के अंदर गिर गई थी एक तरीके से, ठीक है। उसको बचाते बचाते यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान गई है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसी वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर जगह न्यूज़ में है। तो विदिशा, जिसको हम लोग पहले भेलसा के नाम से जानते थे, उसको यहाँ पर बेस नगर के नाम से भी जाना जाता था एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है। ये एक ऐसा शहर है जो कि आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो नेम है विदिशा, ये कहाँ से लाया गया है, ये उसी के पास एक रिवर है, यानी कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट के पास ही आपको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम 22 है, जो कि पुराण के अंदर देखने को मिला है। 22 के बारे में पुराण के अंदर चीज़ें मैंशन करी गई हैं, तो इसी के ऊपर यहाँ पर विदिशा नाम रखा गया है। उसके बाद विदिशा को यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये पुरान क्षेत्र है, जैन तीर्थ है, उसकी तरह कंसीडर किया जाता है। और एक तरीके से जो ये विदिशा है, ये एक बर्थ प्लेस है किनका, जिनका नाम है सीतालांथा द 10th तीर्थंकर। जो तीर्थंकर थे, खासकर जैनिज्म का आप देख सकते हो, मतलब कि विदिशा के अंदर आपको जो जैनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि देखने को मिलेगा। जैसे कि जो हमारे 10वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था सीतालांथा, तो इनका बर्थ प्लेस है विदिशा, ठीक है। इसकी वजह से भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। देन उसके बाद यहाँ से और भी हिस्ट्री जुड़ी पड़ी है, जैसे कि हेलियोडोरस पिलर जो है ये एक स्टोन कॉलम है, इसको बनाया गया था लगभग 113 BC के आसपास। कहां पर बनाया गया था, सेंट्रल इंडिया में बेस नगर में, जिसको आज के टाइम पर विदिशा बोला जाता है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर आपको हेलियोडोरस पिलर देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ये जो पिलर है इसको पहले गरुड़ स्टैंडर्ड भी बोला जाता था, यानी कि जो गरुड़ देवता है इनको एक तरीके से रेफर करते हुए यहां पर देखा गया। नाउ जो ये पिलर है इसको जो नाम दिया गया है वो है हेलियोडोरस। ये किस बेसिस पर नाम दिया गया, क्योंकि जो ये हेलियोडोरस थे ये एक एम्बेसडर थे इंडो ग्रीक किंग के, ठीक है। इंडो ग्रीक किंग जो एंटियालसीडास थे, ठीक है, तक्षशिला से जो कि थे, तो ये एक तरीके से जो एम्बेसडर थे ना, तो उनके नाम पर यहाँ पर ये पिलर का नाम रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हेलियोडोरस पिलर आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर ये स्टोन कॉलम कहाँ पे इरेक्ट किया गया था, तो ये बेसनगर के अंदर यानी विदिशा के अंदर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। ओके, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें बात हो रही है जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस पर्सनल के बारे में। तो ये आर्टिकल क्या है, बेसिकली जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, किसके साथ, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ। आगे मैं आपको बताऊंगा ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है। अब इन्होंने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो है जो भी एक तरीके से पुलिस लोग हैं उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि खासकर आप कह सकते हो जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं उनको एक तरीके से आप कह सकते हो खत्म किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी पुलिस पर्सनल को। नाउ जो ये प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है जेंडर सेंसिटाइजेशन को एक तरीके से इंश्योर करना। मेन मकसद यही है कि एक एटीट्यूडिनल और बिहेवियरल चेंज लाना पुलिस ऑफिसर्स के अंदर, ताकि जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं ये अच्छी तरीके से आप कह सकते हो जो भी क्राइम हो रहा है विमेन के अगेंस्ट में उनको देख सकें। तो इसी के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जो ये ट्रेनिंग है ये लगभग 3 से 5 दिन तक चलेगी और इसका जो टाइम पीरियड है खासकर ये कोर्स है आप कह सकते हो लगभग 18 से 24 घंटे का, और इसमें एक स्पेशल फोकस दिया जाएगा जेंडर इश्यूज को लेकर, उसके साथ जो विमेन रिलेटेड लॉज हैं उनको लेकर, और साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगी उन सभी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा होने वाली है। ये सब ट्रेनिंग दी जाएगी, खासकर विमेन रिलेटेड लॉज या फिर जेंडर इश्यूज को लेकर वर्क किया जाएगा, विमेन की प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है।
देन उसके बाद यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था कि ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन और साथ ही साथ जो ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं ये एनसीडब्ल्यू क्या है। तो एनसीडब्ल्यू एक आप कह सकते हो उच्च लेवल का नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन काम है जो विमेन है उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देना। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन को सेटअप किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में। किसके अंडर में ये सेटअप किया गया था? अंडर द नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ओके, देन उसके बाद अब यहाँ पर एनसीडब्ल्यू के साथ किसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था? वो था बीपीआरएनडी, मतलब कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसके बारे में बात करें तो इसकी जो पेरेंट एजेंसी है, मतलब कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1970 में और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है उमंग ऐप के बारे में। तो देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने यहाँ पर इस उमंग ऐप के अंदर एक और फैसिलिटी दे दी है, वो है मैप सर्विस की। अब यहाँ पर एक तरीके से मैप सर्विस भी मिलेगी इस ऐप के अंदर, और ये सब किया गया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके। किसके साथ? मैप माई इंडिया के साथ। अब यहाँ पर इस ऐप में आपको सर्विस मिलने वाली है। इसमें क्या होगा, जो भी लोग हैं वो आराम से अपनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। यानी इस ऐप में जहाँ पर सरकार, जैसे सरकार की फैसिलिटी क्या मिल रही है, मंडी हो गया, ब्लड बैंक हो गया, या फिर राशन मिल रहा है, वहाँ पर कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सारे लोकेशन आपको इस मैप में देखने को मिलेगा। आपके आसपास की जो नियरेस्ट लोकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ऐसा यहाँ पर फैसिलिटी इसके अंदर मिलने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद ये जो उमंग मोबाइल ऐप है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बेसिकली ये एक आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मल्टी ऐप है। आप कह सकते हो मतलब इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। एक सिक्योर भरपूर आपको ये ऐप देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर उमंग ऐप बनाया गया है। इसके अंदर ये सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इसी में आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम पर कुछ मैप सर्विस भी मिलने वाली है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मोदी जी, इन्होंने उमंग ऐप को लॉन्च किया था 2017 में, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। नाउ अभी इसी के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि उमंग ऐप ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। एक तरीके से ये मैप फंक्शंस प्रोवाइड करवा रहा था। अब मैप फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही थी, कौन कौन सी सर्विस मिल रही थी? पहला सर्विस मिल रही थी मेरा राशन की, मतलब उमंग ऐप पर आपको एक तरीके से लोकेशन दिख रही थी नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप की, जहाँ से आपको राशन मिलता है, वो वाली दुकान आपको दिख रही थी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन विजिबल करवाया, वो था ई नाम का, मतलब मंडी नियर मी। ये जो उमंग ऐप है ये सर्विस देगा आपको, लगभग आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आपके घर के आसपास जो भी मंडीज होंगी, ठीक है, उनको वो उस मैप के अंदर दिखाएगा, जो भी आपको उमंग ऐप पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर वो सारी मंडीज आपको दिखाई पड़ेंगी। देन उसके बाद दामिनी, यहाँ पर यह हाल ही में इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। दामिनी एक लाइटनिंग अलर्ट है, यानी कि जहाँ पर भी बिजली गिरी होगी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को लेकर ये चर्चा हो रही है। तो बिजली गिरने से आपको एक अलर्ट मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मैप के अंदर दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो ऑलरेडी फंक्शन करती हैं। नाउ उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उमंग पर आने वाले टाइम पर देखने को मिलने वाली हैं। देन उसके बाद अब यहाँ से थोड़े छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल ज़्यादातर पीआईबी और एआईआर से लिए गए हैं, और जो भी द हिंदू के आर्टिकल्स होते हैं वो मैं द हिंदू के वीडियो में डिस्कस कर चुका, प्लस और भी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आने वाले टाइम पे वीडियो में डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर का वीडियो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेली बेसिस पर इसको देखना ना भूलें। उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल है ये वाला बात करता है उत्तराखंड रिवर्स के बारे में। तो ये जो डायरेक्टर जनरल हैं किसके? एनएमसीजी के, मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल हैं। नाम है इनका श्री राजीव रंजन मिश्रा। इन्होंने यहां पर 36वां एग्जीक्यूटिव कमेटी को चेयर किया है। अब यहाँ पे इन्होंने चेयर करते हुए बोला यह है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूव किया है, और साथ ही साथ और भी 6 पॉल्यूटेड रिवर, यानी कि ऐसी नदियाँ जो कि काफ़ी गंदी हैं, उनको वापस से साफ किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे 6 नदियों को कवर किया जाएगा। कहाँ के रीजन में? कुमाऊं रीजन के अंदर। अब ये जो 6 नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं जहाँ पर सफाई करने की चर्चा हो रही है? वो है भेला, ढेला, किच्चा, कोसी, नंदौर, पिलाखर और काशीपुर। ये आपको 6 रिवर्स देखने को मिलेंगी, जहां पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से पोल्यूशन को खत्म करने के लिए वर्क किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है किसान सारथी के बारे में। अब क्या है,
ये किसान सारथी क्या है? तो देखो जो भी फार्मर्स हैं उनको एक तरीके से और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, उनको राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सही समय पर सही उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है एक तरीके से किसान सारथी। तो यहाँ पे उनकी जो भी भाषा है उस लैंग्वेज में, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो कि जितनी भी जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी फार्मर्स को, जो भी सही समय होगा सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी। कौन सी चीज़ पर वो दी जाएगी? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है किसान सारथी। इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी लॉन्च कब किया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो ICAR फाउंडेशन डे है इसका 93rd फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो उसी के बेसिस पर आप कह सकते हो कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जहाँ पर इन फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा। नाउ ICAR का 93rd फाउंडेशन मनाया गया है। तो ये ICAR क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये जो बॉडी है ये रिसर्च करती है और नई नई स्टडीज़ वगैरह पब्लिश करती है। नाउ अगर हम लोग बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, जो ये फार्मर्स हैं वो एक तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसान भाई जितने भी होंगे वो बातचीत कर सकते हैं साइंटिस्ट के साथ। जो भी कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होंगे, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपनी पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अभी मैंने आपको बताया ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है ICAR के 93rd ओकेजन पर। ICAR के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका मेन काम है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर काम करना भारत के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ ये एक तरीके से रिपोर्ट करता है किसको? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। आपको ध्यान रखना है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट हैं, और एक तरीके से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को फॉर्म किया गया था 1929 के अंदर। ओके, देन उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल जो कि चर्चा करता है कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स के रिगार्डिंग। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इन्होंने नोटिफाई किया है एक तरीके से, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है और जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, तो दोनों के यहाँ पर जूरिसडिक्शन को नोटिफाई किया गया है। बेसिकली दोनों के अधिकारों को नोटिफाई किया गया। अब यहाँ पर क्या है मुद्दा है? देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये दोनों बोर्ड के बारे में समझ लेना। एक का नाम है कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और दूसरी है गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। मतलब कि एक कृष्णा नदी को मैनेज करती है, एक गोदावरी जो नदी है उसको मैनेज करती है। उसके लिए यहाँ पर ये बोर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके मेंटेनेंस के लिए, इसके रेगुलेशन, ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलाने के लिए बनाए गए। नाउ यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक तरीके से लिखा हुआ है कि जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए रिवर वाटर का आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश जो है इस एक्ट का इस्तेमाल कर जो भी उनके यहाँ नदियाँ हैं, ठीक है, उनका एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करता है। उसके बाद जो ये गोदावरी और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, इनका एक तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब इस एक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर और ये चर्चा हो रही है कि देखो आज के टाइम पर क्या है कि ये दोनों ही बोर्ड्स जो हैं, इनके ये दोनों बोर्ड्स क्या करेंगे, अपनी अपनी जो भी रिवर्स हैं, ठीक है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। एक तरीके से जो भी इनके अधिकार हैं उसको नोटिफाई किया गया है। जैसे कि अभी हमने देखा ये गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड हो गया और ये कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड हो गया। इनका मेन काम यही है कि जो भी इनकी एक तरीके से जो गोदावरी और कृष्णा रिवर बेसिन आपको देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने जो भी रिवर्स हैं उनको मैनेज करें। तो उसी के लिए यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया है। मतलब इनके जो भी अधिकार हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से नोटिफाई किया गया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि ये बोर्ड्स जो है अपनी रिवर्स को मैनेज करें। आज ज़्यादा इसमें कुछ देखने को मिलेगा नहीं। फिलहाल ज़्यादा या इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी नहीं है। अभी इससे पहले जितने भी आर्टिकल डिस्कस किए हैं हमने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में लगाया था। सोचा था इसको डिस्कस ना ही करूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको छोटी सी चीज़ थी तो लेकिन बता दी। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग डेली बेसिस पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर डिटेलिंग चाहिए होगी वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जहाँ पे आर्टिकल्स शॉर्ट आएंगे वहाँ पर हमारा डिस्कशन भी शॉर्ट हुआ करेगा। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।